हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 हिंदी 12 मार्च को, यानी कि कल आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है। दोस्तों आपको वायरल पेपर हम बताने वाले हैं। जो कल आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होगा वही वायरल पेपर हम आपको बताने वाले हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, ऐसा ही पेपर, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 80 नंबर इसका पूर्णांक होगा। 3.25 घंटे का ये दोस्तों पेपर होने वाला है। आपका जितने भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है जो 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और ये पूरा पेपर हम आप लोगों के लिए सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट में आपका ए सेक्शन रहेगा, यानी कि एक खंड रहेगा, ए सेक्शन आपका यहाँ पर रहेगा और इसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 बहुविकल्पी क्वेश्चन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ठीक है, कौन सा प्रत्यय आपका यहाँ पर रहने वाला? इन है, आइन है, आनी है, नी है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ इन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छ शब्द में सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन, यानी कि द ऑप्शन सुप्ला अच्छे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, भ्रमर गीत की भाषा है। ठीक है, भ्रमर गीत किस भाषा में? अवधी भाषा में, संस्कृत भाषा में, उर्दू में, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो किस भाषा में बेटा? ब्रज भाषा में। अगर आपने इस वीडियो को ईमानदारी से अच्छी तरीके से देख लिया ना तो भाई 80 नंबर आपके हिंदी में बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करवाने वाले, हर एक क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला, जितने भी स्टूडेंट कल हिंदी का पेपर देने वाले। ठीक है, अट नहीं रही कविता किस भाषा का इसमें आभा का वर्णन किया है? ठीक है, अट नहीं रही कविता किस आभा का वर्णन किया? फागुन का है, सावन का है, चैत्र का है, बैसाख का है, तो इसमें फागुन की आभा का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, उज्जैन में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान शत्रु माना था? रावण के समान था, कंस के समान था, सह शस्त्रबाहु के समान था, यम के समान। तो सह ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिभा लगी थी? तो किसकी प्रतिभा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, महात्मा गांधी की है, लक्ष्मीबाई की है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही की जो प्रतिमा है मुख्य बाजार के चौराहे पर ये लगी हुई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, यही सच है। ठीक है, यही सच है कहानी का प्रसंग के लेखक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। यशपाल है, मनु भंडारी है, अतेंद्र मिश्र है, रामवृक्ष वेनीपुरी है, तो कौन है? मनु भंडारी। कौन है? मनु भंडारी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना ईमानदारी से इस वीडियो को कर आपने देख लिया तो भाई 80 नंबर पक्का है। और जितने भी स्टूडेंट है हर एक क्वेश्चन को भाई नोट कर लो, ये वायरल पेपर है, छपेगा कल आपके पेपर में। ठीक है, लखनवी अंदाज के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो किस पर लेखक ने व्यंग्य किया है? कवियों पर, नवाबों पर, नई कहानी के लेखकों पर, स्वयं पर। तो नवाबों पर किया है। किस पर किया है बेटा? नवाबों पर यहाँ पर किया है। मानव संस्कृति है। ठीक है, अविभाज्य है, अभिभाज्य है, विनाशकारी है, प्रलयकारी है, तो ये आपका बी ऑप्शन अविभाज्य है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहनत कसा बादशाहों का शहर कहा गया है, तो किसे कहा गया है? गोतक को है, जयपुर है, लखनऊ है, हैदराबाद है, तो किसे कहा गया भाई? आप जल्दी से आंसर दीजिए, किसे कहा गया? गोतक, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? तो पिताजी जो थे तारकेश्वर को प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? भोलानाथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर जैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब रिक्त स्थानों के क्वेश्चन वाला आंसर आप करोगे, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट है तो यहाँ पर क्या जगह जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे द्व्युकर्मक कहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर द्व्युकर्मक लिख दो। द्व्युकर्मक नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आपको। जिस तरीके से यहाँ पर दिया ये लिखना है, फिर डॉट डॉट करके आपको इसका आंसर लिखना है, फिर ये लिखना है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, इस तरीके से ही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द को कहते हैं, तो अविकारी जो शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं। ठीक है, अव्यय उसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर डॉट 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 रहेगा। ठीक है, खालिस्तान समास में दो
समान पद प्रयुक्त होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का, संज्ञा सर्वनाम क्रिया किस अवयव के शब्दों के साथ में खालिस्तान जोड़कर विशेषण बनाते, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका द्विकर्म सही, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, उसे हम कह देंगे विशेषण। क्या कह देंगे, विशेषण यहाँ पर आपका हो जाएगा। संज्ञा किस नंबर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ पर आपका यह सर्वनाम हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, उपसर्ग के वे शब्दांश जो शब्द के खालिस्तान को जोड़कर अर्थ में बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले अर्थ को बदल देते हैं, या पूर्व में बदलते हैं, या आरंभ में, तो ये आपका रह जाएगा। अगला जो आपका यहाँ पर गद्यांश आएगा, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपका गद्यांश आएगा, तो यहाँ पर ये अपठित गद्यांश होगा, जो आपने पहले कभी पढ़ नहीं रखा होगा, 6 नंबर का टर्म, ये आपका गद्यांश आएगा। और ये आपने पढ़ नहीं रखा है, पहले आपने पढ़ नहीं रखा है, तो ये जो गद्यांश रहेगा 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन ये आप एक नंबर का रहेगा, सारे क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले ये आपको एक बार रीड कर लेना, फटाक से इसको पढ़ लेना है कि यदि राष्ट्र का समुचित विकास, उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। और शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री से प्राप्त नहीं होता, बल्कि शिक्षा से तो चलने वाली प्रक्रिया जो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। और शिक्षा से ही व्यक्तित्व राष्ट्र का चरित्र बनता है, और इसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो नागरिक का चरित्र अच्छा होगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा के चरित्र का निर्माण के लिए अनिवार्य मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, फर्स्ट हम क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखे। तो अब हमें इसका शीर्षक बताना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो देखो, इसमें आपने जितना भी ये पढ़ा है, तो इसमें एक चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ, शिक्षा। बार बार शिक्षा का ही और चरित्र का ही इसमें वर्णन हुआ है, तो इसका जो क्या रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा, शीर्षक जो रहेगा शिक्षा का उद्देश्य, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अगला है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होती है, व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है, इसमें भी आंसर शिक्षा आ जाएगा। अगला है कि जीवन पे में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, तो भाई ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जीवन में, वो भी शिक्षा है, तो इसका भी आंसर शिक्षा हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, और इसका भी आंसर शिक्षा आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्र के विकास एवं नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब ये आपसे पूछा कि भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, अगला, गांधी जी ने शिक्षा के विषय पर क्या विचार किया। अब गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। और अनिवार्य मानते हैं, तो कहते हैं कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना होता है। तो यहाँ ये अपठित गद्यांश से इतना भी टफ नहीं आएगा कि आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओ, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है विनाश, तो विनाश का जो यहाँ पर आपसे विपर्यार्थक पूछा है, तो विनाश का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, और इसको आप 6 नंबर का रहेगा, वही 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, किस नंबर का रहेगा, तो पहले आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधुर लेकर आया पहुंचा अनंग, वधु वस्तु पुलकित अंग अंग, वीर दिवेश के केतु कंत, वीरों जैसा हो बसंत। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपसे शीर्षक पूछा जाएगा, भाई इसका शीर्षक क्या होगा, वीरों जैसा वसंत। ठीक है, तो वीरों जैसा वसंत क्या हो जाएगा, वीरों कैसा बसंत, ये तो इसका शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षक इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मधु को लेकर कौन आया। अब मधु को लेकर कौन आया, ठीक है ना, मधु लेकर आया तो अनंग, ये इसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका मधु लेकर कौन आया, अनंगी आ जाएगा आपका। केंत किस देश की, कंत किस वेश में है, तो कंत किस वेश में है, वीर देश में। किस में है, वीर देश में। ये रहा ना आपका कंत वीर वेश किंतु कंत, तो ये वीर वेश में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वीर वेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर वेश आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगला हो जाएगा, वसुधा की तुलना किससे की गई है, तो भाई वसुधा की जो तुलना है यहाँ पर किससे की गई है, तो 4 नंबर का किससे की गई है, वधु से की गई है। किससे की गई है, वधु से की गई है। और पद्यांश में ऋतु में का वर्णन, पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, ये आपका हो जाएगा।
फूल सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर पीला रंग दिया है। तो फूल जो सरसों है वो किस तरीके से रंग की होती है, पीले रंग की होती है, तो यहाँ पर आपका पीला रंग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला जो आपके यहाँ पर बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। बी सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटली 14 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 40 वर्डों में आपको आंसर देना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में गलत पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखो काशी जो संस्कृति की पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पर है ना भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक परंपराओं के दर्शन होते हैं और अनेक कला शिरोमणि यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ हनुमान और विश्वनाथ जी की नगरी है। यहाँ कला और धर्म संस्कृति की यहाँ अनोखा संगम है। ये आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 40 वर्णों में 3-4 लाइन ही होती है, इस तरीके से आपको लिखना है। संस्कृति और संस्कृति में कब बदली, तो ये आपको देना 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 40 वर्ड में 3 लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अगला हो जाएगा संगतकार कविता का मूल भाव क्या है, तो बस 40 वर्डों में आंसर देना है इसका। अगला क्वेश्चन है आत्मकथा किन किन बिंबों का वर्णन किया, इसका आंसर आप दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक ने होशियार के विस्फोट के प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, तो इसको कैसा देखकर अनुभव हुआ भाई, इसका आंसर आपको जता नहीं दे रहा, 40 वर्डों में इसका आंसर देना, उतना ही आपको 2 नंबर का आएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर तोड़नी पहाड़नी को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख भर आना, मुहावरा में अत्यधिक प्रेम आना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो इनको। अगला आपका यहाँ पर हो जाएगा सी सेक्शन। सी सेक्शन होगा 4 नंबर का आएगा। पठित गद्यांश का मतलब जो आपने पहले पढ़ रखा है वो ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम बार बार सोचते हैं, अब देखो ये तो आपने पढ़ रखा है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही देखना है, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेखक दुखी क्यों हुआ था, तो लेखक दुखी क्यों हुआ था, क्योंकि एक बार जब वो कस्बे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि सुभाष चंद्र नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं था। उसको पता चला कि चश्मा बनाने वाले जो मास्टर जी थे वो मर चुके हैं और अब उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा, तो वो इस बात से दुखी थे। हवलदार ने कितने दिन बाद कस्बे से गुजरे, तो कितने दिन बाद, 15 दिन बाद गुजरे थे। अगला है सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि भाई कैप्टन जो था वो मर चुका था, कैप्टन मर चुका था, ठीक है, इसलिए नहीं था। अगला लेखक आज वहां क्यों नहीं रुक पाता, वो इसलिए ही नहीं रुक पाता क्योंकि जब वो कस्बे से गुजरता है तो वो दृश्य देखता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, वो इस कारण वहां नहीं रुक पाता, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और अगला जो आपका यहाँ पर रहेगा कि भाई अगला ये पद्यांश रहेगा, अगर वो नहीं आता, अपठित पद्यांश रहेगा, ये नहीं आता तब आप ये कर सकते हो, अगर वो आता है तो आप वो ही करिएगा, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर 13वें नंबर का रहेगा, यहाँ पर आपका आएगा पठित पद्यांश रहेगा, जो पद्यांश आपने पढ़ रखा है वही आपकी बुक का ही आएगा, इसका ही आंसर आपको देना है। फसल क्या है और कुछ तो नहीं है, वह नदियों और पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, काली बुरी जल्दी मिट्टी के गुणधर्म है, रूपांतर सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा का झिरकना का है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कवि ने किसके बारे में, ठीक है, कुछ जो पढ़ रखा है मत पढ़िएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके बारे में कहा, तो किसके बारे में कहा, यहाँ पर फसल के बारे में कहा है, फसल के बारे में कहा है, ठीक है। हाथों में क्यों कौन स्पर्श करता है, जो फसलों को स्पर्श कौन करता है, किसान करता है, कौन करता है, किसान करता है, तो किसान यहाँ पर आ जाएगा। रूपांतरण और सूरज की किरणों की पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का जो है आशय कवि ने पूछा है, तो इससे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश का तात्पर्य है कि फसल को सूरज की किरणों प्रकाश देती है और ऊष्मा प्रदान करती है और जिससे फसल पैदा होती है, ये लिख देना है। और फसल किन किन आवश्यक तत्वों के लिए कवि ने पद्यांश का वर्णन करना है, तो इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव की परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा जैसा भाव, इन तत्वों का वर्णन किया है, ठीक है। ये रहा ना, पानी, नदी, हाथों का स्पर्श, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है, ठीक है। अब अगला अथवा में आपका ये आ जाएगा बादल गरजो, अब वो नहीं आता तो ये करना है, ठीक है, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर का ये आएगा। अगला है बाल गोविंद भगत ने किन किन विशेषताओं का ग्रस्त होते हुए भी, देखो बाल गोविंद जो भगत थे ये तो ये कबीर के बड़े भक्त थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है, और ये मुंह पर बोलने वाले थे, तो इनका बारे में आपको लिखना 3 नंबर का आएगा, तो काफ़ी अच्छे मतलब 80 वर्डों में तो यार आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप ये कर सकते हो, दोनों को नहीं करना, एक ही करना है। आत्मकथा कविता जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ भाव पक्ष का जो ममक अभिव्यक्त किया है उसे अपने शब्दों में लिखे, 3 नंबर का आएगा ये। और इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है, ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, जो पूछा है वही लिखना है, ठीक है। जो ये नहीं आता तो फिर ये अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, दोनों में से एक करना है। अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा
यशवंत मिश्र की कृति और व्यक्तित्व का यहाँ पर आपको विशेषता लिखनी है, ठीक है। ये 4 नंबर का आएगा। और डी सेक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर ये नहीं आता तो फिर जयशंकर प्रसाद की कृति और व्यक्तित्व का विशेषता यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। साना साना हाथ जोड़िए अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा क्यों कहा। तो ठीक है, ये आपको कर लेना है। और ये नहीं आता तो फिर बाबूजी गुरुजी के ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 300 शब्दों में क्या पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया आता है हम निबंध, कैसे आता है देखो। आतंकवाद पर आ गया तो आतंकवाद हेडिंग एक समस्या आपको लिख देनी है, फिर इसकी प्रस्तावना डालनी है। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, आतंकवाद से समस्या क्या उत्पन्न होती है, निपटारा क्या है, उपसंहार। पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट तो बने बनाए आपको मिलते हैं, बस आपको तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। पर्यावरण का जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का, तो प्रस्तावना है, पर्यावरण के प्रकार हैं, कारण है, संरक्षण है, उपसंहार, ये लिख देना। अनुशासन का महत्व है, अनुशासन, ये सारी चीज़ें पॉइंट दिए जाएंगे डायरेक्ट आपको। तो भाई आंसर लिखना, ज़्यादा झंझट नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में आपकी यहाँ पर दिएगा मेरी अस्मरणीय यात्रा, तो इसके बारे में ये निबंध कोई एक लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये प्रार्थना पत्र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं को राजकीय माध्यमिक शिक्षा गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय के खेल सप्ताह माए जाने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का फॉर्मेट अच्छे से बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से होगा आपका तो आपको नंबर मिलेंगे। और ये अगर ये नहीं आता तो फिर आप ये लिख सकते हो, ये तो प्रार्थना पत्र आएगा, ये पत्र आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आएगा कि निर्धन महिला के द्वारा बनाई गई दरिया बिक्री हेतु विज्ञापन यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया वायरल पेपर। और टोटली मैंने सारा पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दिया है। तो कैसा लगा यार वीडियो, एक बार कमेंट करके तो बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।